नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से साठोत्तरी कविता आंदोलन तथा समकालीन रचनाकारों को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम नवगीत के साथ साथ कुछ अन्य विषय वस्तुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि वो सभी वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और यदि हिंदी विषय आपने चुना है तो ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे नवगीत के बारे में। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। तो नवगीत की बात करें तो इसका जो आरंभ है वो राजेंद्र प्रसाद सिंह से माना गया है। सन 1958 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि नवगीत का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। तो हिंदी नवगीत के प्रवर्तक के रूप में राजेंद्र प्रसाद सिंह जाने जाते हैं और गणपति चंद्र गुप्त ने ऐसा माना है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ही क्या है, हिंदी नवगीत के प्रवर्तक हैं। विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ विद्वान दिए गए हैं जिन्होंने नवगीत का अर्थ अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्त किया है, हम देख लेंगे। सबसे पहले है वीरेंद्र मिश्र। इनके अनुसार नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है। देखिए, ये जो नवगीत के जितने भी अर्थ दिए हुए हैं विद्वानों के अनुसार, इसमें केवल विद्वान ही महत्वपूर्ण नहीं है, साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा जो कथन है नवगीत के लिए, एक तरह से ये नवगीत की विशेषताएं हैं और परीक्षाओं में नवगीत काव्य की विशेषताएं पूछी जाती हैं। कई बार संदर्भों में कथन सत्य या असत्य इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो भी कथन नवगीत के बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं, एक तरह से नवगीत काव्य की विशेषताएं भी हैं। तो नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है। आस्थाशील अनुभूतियों की बात करते हैं वीरेंद्र मिश्र कि नवगीत क्या है, तो आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है। यहाँ आस्थाशील अनुभूतियाँ हैं नवगीत में। वहीं उमाकांत मालवीय लिखते हैं कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है। तो अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष मानते हैं उमाकांत मालवीय, और एक तरह से ये इसकी प्रवृत्ति भी हो गई नवगीत की कि क्या है, ये अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है नवगीत। अगला रविंद्र भ्रमर लिखते हैं कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। तो रागात्मक चेतना का पर्याय मानते हैं नवगीत को रविंद्र भ्रमर। अगले हैं माहेश्वर तिवारी, जिन्होंने लिखा है कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना है। तो आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना कहा है माहेश्वर तिवारी ने नवगीत को, जिसमें आधुनिकता का बोध है। और यह क्या है, तो अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे कृष्ण तिवारी जी लिखते हैं कि नवगीत क्या है, तो नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है एक तरह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खोई हुई अस्मिता की तलाश है हिंदी कविता में नवगीत, इसे ध्यान रखिएगा। प्रवृत्ति या काव्यगत विशेषताओं में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो नवगीत काव्य की विशेषताएं हैं कि इसने हिंदी कविता में खोई हुई अस्मिता की तलाश की है। आगे सोम ठाकुर लिखते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो ये बहुत देखिए ध्यान देने वाली बात है कि नवगीत क्या है, तो सामाजिक पलायन के विरुद्ध है नवगीत, जिसमें व्यवस्था से यह जूझ रहा है
और हर तरह से भीड़ की हर इकाई को यह सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नवगीत की ये विशेषता है। आगे हम देखेंगे कि हिंदी के कुछ प्रमुख नवगीतकार और उनका नवगीत संकलन इस प्रकार है। यहाँ कुछ नवगीतकार दिए हुए हैं और उनकी कुछ काव्य संकलन है, हम देख लेंगे। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को हम देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन नवगीतकार हैं जिनमें शंभुनाथ सिंह थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन नवगीतकार है, आप ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो नवगीत संकलन है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर, जहाँ दर्द नील है, वही वीरेंद्र मिश्र हैं जिनकी नवगीत संकलन गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। अगले नीरज है, इनका नवगीत संकलन है संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादर बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, लहर पुकारे, मुक्तकी और गीत भी अगीत भी। तो इस प्रकार ये सभी रचनाएं हैं। आगे हम कुछ और नवगीतकारों को देखेंगे, जैसे रामनाथ अवस्थी, इनका नवगीत संकलन है आग और पराग। अगले है रामावतार त्यागी, इनका नवगीत है नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बबूलवन, गाता हुआ दर्द। अगले हैं रामानंद तोषी, इनकी रचना है गीले पंख। अगले हैं बाल स्वरूप राही, इनका नवगीत है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। अगले हैं रविंद्र भ्रमर, इनका जो नवगीत संकलन है रविंद्र भ्रमर के गीत, सोन मछली मन बसी। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनका नवगीत संकलन है भूमिका, दिग्वधू, संजीवन कहाँ, आओ खुली बयार, भरी सड़क पर, गरज आधी रात का। अगले हैं उमाकांत मालवीय जी, इनका नवगीत संकलन है मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की। अगले हैं ठाकुर प्रसाद सिंह और बहुत महत्वपूर्ण है इनका वंशी और मादल जो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। वंशी और बादल नवगीत संकलन है ठाकुर प्रसाद सिंह का। अगले हैं देवेंद्र शर्मा इंद्र, इनका नवगीत संकलन है पथरीले शोर में, पंख कटी महरावे, कुहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ। अगले हैं कुंवर बेचैन और बहुत महत्वपूर्ण कवि है, नवगीतकार हैं। इनकी रचनाएं हैं नवगीत संकलन की पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल 1978 ईस्वी की, शामियाने कांच के, महावर इंतज़ारों का, जिसमें भीतर साकल बाहर साकल 1978 की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है कुंवर बेचैन की। नेट की परीक्षा में कई बार ये रचना पूछी गई है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं रमेश रंजक, इनका नवगीत संकलन है किरणों के पाँव, गीत बिहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। अगले हैं नईम, पथराई आंखें है इनका नवगीत संकलन। अगले हैं माहेश्वर तिवारी, इनका नवगीत संकलन है हर सिंगार कोई तो हो। अगले हैं नचिकेता, इनका नवगीत संकलन है आदम कद खबरें, सुलगते पसीने। अगले हैं बुद्धिनाथ मिश्र, इनका नवगीत संकलन है जाल फेंक रे मछेरे। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एक बार इसे देख लीजिएगा कि शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है। किसने? शंभुनाथ सिंह ने। वहीं डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है। तो चंद्रदेव सिंह का 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक से नवगीत संकलन का संपादन किया गया है।
एक बार बस इसे देख लीजिएगा। आगे हम देख लेंगे छायावादोत्तर कालीन कुछ ब्रजभाषा काव्य भी लिखे गए थे। इनमें है अमृतलाल चतुर्वेदी, जिनका काव्य है श्याम संदेशौ, गालिब अमृत। अगले हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, इनका श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक रचना है। वहीं डॉक्टर रसाल हैं, जिनकी ब्रजभाषा काव्य का नाम है अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक। देखिए उद्धव शतक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है डॉक्टर रसाल का, ये थोड़े अच्छे से देख लीजिएगा। छायावादोत्तर काल में ही ब्रजभाषा का काव्य इन्होंने लिखा है उद्धव शतक के नाम से, डॉक्टर रसाल ने। ये कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है तो थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे एक बार देख लीजिएगा। अगले हैं ऋषिकेश चतुर्वेदी, इनका ब्रजभाषा काव्य है रामकृष्ण काव्य। वहीं सेवकेंद्र त्रिपाठी हैं, ब्रजवर्तिका इनका ब्रजभाषा काव्य। ब्रजवर्तिका भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में ब्रजवर्तिका देखा गया है जो कि सेवकेंद्र त्रिपाठी का है, तो एक बार बस इसे देख लीजिएगा ध्यान से। अगले हैं लक्ष्मी नारायण सिंह ईश, इनका जो ब्रजभाषा काव्य वो है लंका दहन 1950 और एक खंड काव्य है, साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है। लंका दहन 1950 ईस्वी की लक्ष्मी नारायण सिंह ईश की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं गोपाल प्रसाद व्यास, इनकी रचना है रंग जंग और व्यंग। अगले हैं अखिलेश त्रिवेदी, इनकी रचना है गंगा लहरी। इस प्रकार ये कुछ छायावादोत्तर कालीन ब्रजभाषा काव्य आपने देखा, जिसमें से 2-3 मैंने जो प्रमुख बताए हैं उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देख लेंगे हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण हिंदी गज़ल भी लिखी गई थी, तो गज़ल साहित्य के बारे में भी हम देख लेंगे जो कि हिंदी में लिखा गया है, हिंदी गज़ल। तो गज़ल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। यह जो है गज़ल शब्द वो क्या है, अरबी भाषा का है और स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। तो इसका अर्थ क्या है, प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। गज़ल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखी हुई हैं, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा पर विचार किया है, हम देख लेंगे। जैसे हिंदी साहित्य कोश की बात करें, उसमें है कि गज़ल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है, तो नारियों से प्रेम की बात करना को हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है, गज़ल का अर्थ है यह। वहीं फिराक गोरखपुरी के अनुसार गज़ल असंबद्ध एक कविता है। क्या है, तो एक असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है, और इसके मिजाज की बात करें तो ये क्या होता है, समर्पणवादी होता है। शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार गज़ल क्या है, तो एक लिरिक विधा के रूप में है जिसमें अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीक है और जीवंत परंपरा है। आगे देख लेंगे डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने अमीर खुसरो सन 1253 से 1325 ईस्वी को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अर्थात अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार करने वाले कौन है, तो डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना है। इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा, किनकी गज़लों में, अमीर खुसरो की गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। अर्थात इनके अनुसार अमीर खुसरो की गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत हुआ है। वहीं कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गज़ल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार 1933 से 1975 ईस्वी को माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक कौन है, तो दुष्यंत कुमार है आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दुष्यंत कुमार आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक हैं। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका मूल नाम क्या था, दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में ये परदेशी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो ये 2 उपनाम थे दुष्यंत कुमार के, परदेशी तथा अनुरागी, और इसी उपनाम से प्रारंभ में दुष्यंत कुमार कविताएं लिखा करते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हिंदी गज़ल का सम्राट किसे कहा जाता है, तो दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रहों को देख लेंगे जो कि इस प्रकार है।
गजलकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका संग्रह है इन आवाज़ों को ठहरा लो। अगले हैं हरि कृष्ण प्रेमी, इनका गज़ल संग्रह है रूप दर्शन और रूप रेखा। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह और बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। इनका गज़ल संग्रह है सुकून की तलाश और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं त्रिलोचन शास्त्री, इनका गज़ल संग्रह है गुलाब और बुलबुल और ये भी बहुत महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह है। अगले हैं दुष्यंत कुमार, साए में धूप इनका बहुत महत्वपूर्ण गज़ल है और दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है, तो इनकी ये रचना साए में धूप बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी बन जाती है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि साए में धूप जो है गज़ल संग्रह है किसकी, दुष्यंत कुमार की। अगले हैं गोपाल दास नीरज, नीरज की पाती इनका संग्रह है गज़ल का। रामदरस मिश्र हैं, इनका गज़ल संग्रह है हंसी ओट पर आंखें नम है और बाजार को निकले हैं लोग। देखिए बाजार को निकले हैं लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह है रामदरस मिश्र का, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगले हैं कुंवर बेचैन, इनका गज़ल संग्रह है शामियाने कांच के और बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं पत्थर की बांसुरी, महावर इंतज़ारों का, रस्सियाँ पानी की। तो इस प्रकार शामियाने कांच की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह है कुंवर बेचैन का। अगले हैं राम कुमार कृषक, इनका गज़ल संग्रह है नीम की पत्तियाँ। अगले हैं माधव मधुकर, इनका गज़ल संग्रह है सूर्य का सवाल तथा आग का राग। अगले हैं ज्ञान प्रकाश विवेक और ये महत्वपूर्ण गज़लकार हैं, इनका प्रमुख गज़ल संग्रह है धूप के हस्ताक्षर और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक का गज़ल संग्रह है। अगले हैं अदम गोंडवी, इनका गज़ल संग्रह है धरती की सतह पर तथा समय से मुठभेड़। अगले हैं विज्ञान व्रत, इनका गज़ल संग्रह है बाहर धूप खड़ी है, चूप की आवाज़, जैसे कोई लौटेगा, ये 3। अगले गज़लकार है महेश अस्क, इनका गज़ल संग्रह है राख की जो परत अंगारों पर है। अगले हैं राजेश रेड्डी, इनका गज़ल संग्रह है उड़ान, वजूद, आसमान से आगे। अगले हैं देवेंद्र कुमार आर्य, इनका गज़ल संग्रह किताब के बाहर। तो इस प्रकार हमने कुछ गज़ल संग्रहों को देखा, उनके कवियों को देखा। अब हम देखेंगे कि हिंदी गज़ल के कुछ चर्चित शेर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अमीर खुसरो का शेर देखेंगे। शबाने हिजरा दराज यूं जुल्फ बरोजे, वसला चू उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये जो दूसरी पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कई बार परीक्षाओं में ये देखी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अमीर खुसरो का बहुत महत्वपूर्ण या चर्चित शेर कह लीजिए। अगले हैं जयशंकर प्रसाद, इनका चर्चित शेर है सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद का कह सकते हैं चर्चित शेर है। आगे हम देखेंगे, आगे हम गोपाल दास नीरज के कुछ चर्चित शेरों को देखेंगे। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। तो ये जो दूसरी पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। गोपाल दास नीरज का महत्वपूर्ण शेर है कि जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। अगला, बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार 2 शेर गोपाल दास नीरज के हैं। आगे देखेंगे रामदरस मिश्र के महत्वपूर्ण शेर को। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ये रामदरस मिश्र का बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं प्रसिद्ध चर्चित शेर है, इसे अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले हैं कुंवर बेचैन, इनका महत्वपूर्ण शेर है अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे,
क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। तो ये भी दूसरी वाली पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है। कुंवर बेचैन का ये शेर है चर्चित, तो इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि गजल हो जाएंगे कुंवर बेचैन का। अगला है जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। तो इस प्रकार कुंवर बेचैन की दो प्रसिद्ध और चर्चित शेर को आपने देखा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शेर थे जो कि हिंदी गज़ल के थे। आप इसे ध्यान रखिएगा, आप उन सभी को ध्यान रखिएगा जिसे मैंने महत्वपूर्ण बताया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वे सभी। आगे हम हिंदी साहित्य में दलित कविता के विकास को देख लेंगे। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और नेट की परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि हिंदी का प्रथम दलित कवि कौन माना जाता है, तो संत रैदास माने जाते हैं। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। वहीं आधुनिक युग के दलित कवियों की बात करें तो उसमें हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का नाम आता है, इसे ध्यान रखिएगा। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की जो कविता प्रकाशित हुई थी अछूत की शिकायत सन 1914 ईस्वी में, यहीं से हिंदी की प्रथम दलित कविता का विकास माना जाता है या प्रारंभ माना जाता है। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और उनके कुछ कवियों को। सबसे पहले हीरा डोम, उनका काव्य संग्रह है अछूत की शिकायत सन 1914 ईस्वी, तो इसको प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं बिहारी लाल हरित, इनका जो काव्य संग्रह है वो है अछूतों का पैगंबर तथा चमार हूँ मैं। आगे देखेंगे, अगले हैं गोपाल प्रसाद, इनका जो काव्य संग्रह है सुपर्णखा खंड काव्य है गोपाल प्रसाद की। अगले हैं डॉक्टर धर्मवीर, इनका जो काव्य संग्रह है वो है हीरामन। अगले हैं ओम प्रकाश बाल्मीकि और बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जो काव्य संग्रह है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये तीन काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश बाल्मीकि की दलित कविता से संबंधित काव्य संग्रह है ये, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगले हैं मनसाराम विद्रोही, इनका दलित पचासा। अगले हैं मलखान सिंह, इनका सुनो ब्राह्मण। अगले हैं जयप्रकाश करदम और महत्वपूर्ण रचनाकार है दलित कविता में। गूंगा नहीं था मैं 1997 की रचना है, थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। गूंगा नहीं था मैं जयप्रकाश करदम की है। अगले हैं कर्मशील भारती, इनकी रचना है कलम को दर्द कहने दो। अगले हैं सुशीला टकभौरे, इनकी रचना है स्वाति बूंद और खारे मोती तथा तुमने उसे कब पहचाना। ये दो थोड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुशीला टकभौरे की दलित कविता पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखिएगा। अगले हैं सोहन पाल सुमनाक्षर, इनकी जो रचना है सिंधु घाटी बोल उठी। अगले हैं शिवराज सिंह बेचैन, इनकी रचना है नई फसन तथा क्रौंच हूँ मैं। अगले हैं कंवल भारती और बहुत महत्वपूर्ण दलित कविता के कवि हैं, इनकी रचना है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यह दलित काव्य संग्रह है। अगले हैं एन सिंह, इनकी रचना है दर्द के दस्तावेज तथा सतह से उठते हुए। ये थोड़े महत्वपूर्ण है एन सिंह, इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से। दर्द के दस्तावेज तथा सतह से उठते हुए दलित काव्य संग्रह है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से एन सिंह का। अगले हैं कुसुम वियोगी, इनकी रचना है टुकड़े टुकड़े देश तथा व्यवस्था के विषधर। अगली है निर्मला पुतुल, इनकी रचना है अपने घर की तलाश 2004 ईस्वी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर की तलाश निर्मला पुतुल जी की रचना है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले है पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, इनका काव्य संग्रह है द्वार पर दस्तक। अगली है रजनी तिलक, इनका काव्य संग्रह है करोड़ों पद चाप हूँ। अगले हैं दयानंद बटोही, इनका काव्य संग्रह है यातना की आंखें। अगले हैं सीबी भारती, इनका काव्य संग्रह है आक्रोश। अगले हैं सुखवीर सिंह, इनका काव्य संग्रह है बयान बाहर। अगले हैं लक्ष्मी नारायण सुधाकर,
इनका काव्य संग्रह है उत्पीड़न की यात्रा। अगले हैं श्याम सिंह शशि, इनका काव्य संग्रह है एकलव्य और अन्य कविताएं। अगले हैं सूरजपाल चौहान और महत्वपूर्ण कवि हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। इनका काव्य संग्रह है प्रयास तथा क्यों विश्वास करूं। ये 2 रचनाएं हैं सूरजपाल चौहान की दलित कविता पर, महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगले हैं भीम सागर NR सागर, इनका है हम आज़ाद हैं। अगले हैं सुदेश तन्वर, इनका काव्य संग्रह है रात के इस शहर में तथा नियति नहीं यह मेरी। अगले हैं ईश कुमार गंगानिया, इनका काव्य संग्रह है हार नहीं मानूंगा। अगले हैं चिरंजी लाल कटारिया, इनका काव्य संग्रह है शब्द थके जरूर हैं। अगले हैं मनोज सोनकर, इनका काव्य संग्रह है गजल गंध। तो इस प्रकार हमने पूरा छायावदोत्तर काल पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो से हम गद्य साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, सुनिए, साथ साथ नोट्स भी तैयार कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में बहुत सुविधा हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए ताकि और भी विद्यार्थी चैनल के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।